हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 3। बच्चों, इस अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में यानी पार्ट 2 में पढ़ा था कि परमाणु क्या होता है। ठीक है। और बच्चों, ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और आई थिंक ये अभ्यास इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, इनके जो भी प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है, वो चाहे अभ्यास प्रश्न हो या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए आप और डालिए पहली हेडिंग। जो आज की पहली हेडिंग आपको होगी, मैंने बताया था उस पिछले पार्ट में कि हम लोग अणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स। तो डालिए हेडिंग मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु। तो भैया, अणु किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था परमाणु किसे कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ अणु क्या होता है। तो देखिए, लिखिए इसमें कि किसी अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। देखो बच्चों, ये कैसे होता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु के बीच क्या हो जाए, रासायनिक बंध क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो क्या बन जाता है, वो अणु। ठीक है। देखिए, बहुत आसान है कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच क्या हो जाए, रासायनिक बंध उत्पन्न हो जाए या बन जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, अणु है। ठीक है बच्चों, चलिए अगली लाइन लिखिएगा कि अणु यानी तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। बच्चों, इसको ध्यान समझिए कि तत्वों को छोड़ करके, तत्व मतलब जो भी आपके एलिमेंट हैं उनको छोड़ दीजिए। ठीक है। बाकी जो भी अणु हैं, ठीक है, वो पदार्थ की क्या है, सूक्ष्मतम इकाई हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। सूक्ष्मतम इकाई तो तत्व भी है, यानी कि परमाणु भी है, लेकिन ये वो सूक्ष्मतम तत्व हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और रहने के बावजूद अपनी जो भी इनकी गुण होती है, चाहे वो भौतिक गुण हो और चाहे रासायनिक गुण हो, वो उसको क्या करते हैं, बदलते नहीं हैं। ठीक है ना, उसको भी प्रदर्शित करते हैं अलग से मुक्त अवस्था में रहकर भी। एग्जाम्पल समझिए, जैसे H2O। क्या बच्चों, H2O क्या है, जल। जल का एक अणु है। ठीक है। जल यानी H2O अणु जल के संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अब एक H2O है, ये एक अणु है, तो एक अणु जो है वो जल के गुण प्रदर्शित करेगा। ऐसा नहीं कि ढेर सारे अणु हैं तो अलग तरह के जल के गुण दिखाए गए और जो एक है वो अलग दिखाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है ना, सब एक जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक अणु है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे लिखिएगा। जैसे बच्चों, इसमें ये चिन्ह लगा हुआ है, बुलेट चिन्ह। ठीक है, इसको बुलेट चिन्ह कहते हैं। तो आप ऐसे अपनी कॉपी में करके या स्टार बना करके कैसे भी करके आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट रहेगा तो आपको याद करने में बहुत आसान रहेगा। ठीक है, याद करने में, समझने में, लिखने में आसान होगा। आगे लिखिएगा, किसी भी अणु का निर्माण एक प्रकार के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध होने के कारण हो सकता है। बच्चों देखिए, ये क्या कह रहा है कि जो अणु होते हैं वो दो तरीके से बन सकते हैं। कैसे? या तो एक ही प्रकार के परमाणु के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न हो जाए या अलग अलग प्रकार के परमाणु के बीच क्या हो जाए, रासायनिक बंध उत्पन्न हो जाए। तो ये दोनों तरीके से बन सकते हैं। अब ध्यान से समझिए आगे, ये इसमें समझ लिए। और एक बात और समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि अगर एक ही प्रकार के परमाणु के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न हुआ उसको हम लोग कहेंगे अणु। ठीक है। लेकिन अगर दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न हो गया तो वो बन जाता है यौगिक। है तो वो भी एक अणु, लेकिन उसको हम लोग यौगिक कहते हैं, कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड समझ गए आप लोग। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। इसी आधार पर अणुओं को दो भागों में बांटा गया। किस आधार पे? कि या तो वो आपस में क्रिया कर लेंगे यानी कि एक ही प्रकार के, या तो अलग अलग प्रकार के। तो दो भागों में कौन कौन से हो गए? एक तो वो आपस में करेंगे एक ही प्रकार के और दूसरा अलग अलग प्रकार के। तो समझिए इसको आगे। देखिए बच्चों कैसे, ध्यान समझिए इसको कि जो अणु हैं ये दो टाइप से बन सकते हैं। पहला देखिए, समझिए कि एक तरह के परमाणुओं से निर्मित, यानी कि ऐसे अणु जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ये बच्चों O2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन चाहे जितना ले लीजिए वो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होगा। ठीक है। N2 बच्चों नाइट्रोजन की बात कर रहा है, तो जो नाइट्रोजन है वो चाहे कितना भी नाइट्रोजन ले आप ले लीजिए, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर, वो सिर्फ N2 से ही बना होगा। ठीक है बच्चों, तो एक ही N2 ढेर सारे N2 क्या होंगे इसमें आपस में जुड़े होंगे, N करके ढेर सारे जुड़े होंगे।
बच्चों O3, ये O3 क्या है बताइए? ये है ओजोन लेयर होता है ना, वही। तो जो ओजोन है वो O3 से क्या होगा, ढेर सारे O3 क्या होंगे, आपस में मिले होंगे। उसके बाद सल्फर, तो मुझे इसमें सल्फर क्या होगा कि इसमें सिर्फ S मिला हुआ है, ठीक है ना, इसमें S के अलावा कोई नहीं है, एक ही प्रकार के सिर्फ सल्फर के अणु क्या है आपस में, सॉरी परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से आपके फास्फोरस हैं, तो ये एक प्रकार के परमाणु हैं, ठीक है बच्चों, जो आपस में क्या करेंगे, रासायनिक बंध उत्पन्न करके अणु बना लिए हैं, ठीक है। अब दूसरा समझिए, ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न तरह के या भिन्न तरह के परमाणु के बीच हो जाए, इन्हें यौगिक भी कहा जाता है। किसको? अगर अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तब। जैसे बच्चों H2O, ये जल है, तो जल क्या है, एक यौगिक है ना। यौगिक कैसे बनता है बच्चों? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है बताइए? यौगिक। जो तत्व क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, क्रिया करते हैं उनके परमाणु, ठीक है, पर हम लोग ऐसा कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? यौगिक। एक्चुअली होता क्या है कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तब यौगिक बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे H2O है, ये CO2 है, देखिए इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, तो दो परमाणु है इसमें, एक तो हाइड्रोजन के परमाणु कुछ हैं और कुछ नाइट्रोजन के हैं, इसमें कुछ कार्बन के हैं कुछ ऑक्सीजन के हैं, इसमें NaCl के हैं, सॉरी Na के हैं और Cl के हैं, इसमें कुछ कैल्शियम के हैं कुछ कार्बन के हैं कुछ ऑक्सीजन के हैं। तो देखिए ये अलग अलग तरह के परमाणु से मिलकर बने हैं और ये एक ही तरह के परमाणु बने हैं, तो इनको हम लोग अणु कहेंगे और इनके कहेंगे यौगिक कहेंगे। एक्चुअली अणु ये भी हैं पर ये क्या है? यौगिक है, ठीक है। चलिए आगे समझिए। अब बच्चों देखिए ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है। अब नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाने में कोई लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि आपको अगर बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क लाने हैं तो खुद के नोट्स बनाने होंगे, मेहनत करने होंगे, ठीक है। आप विद्या क्वेश्चन खरीदेंगे, सीरीज खरीदेंगे, गाइड खरीदेंगे, वहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप अपना नोट्स बनाइए, खुद का बनाया हुआ नोट्स सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। कर दिया लाइक? गुड। तो अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे परमाणुकता, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? परमाणुकता बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। मैं एक लाइन परिभाषा लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चों देखिए मैं हमेशा क्या करता हूँ कि पहले डिफिनेशन आपको बताता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आपको आसानी हो जाती है कि आप लिखते लिखते समझ जाते हैं। लगभग आप 50% समझ जाते हैं, 50% मैं समझा देता हूँ, तो कितना हो जाता है? 100। और यही 100 आपको बोर्ड में क्या दिलाएगा? 100, ठीक है। चलिए देखिए, किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। बच्चों कितना आसान है, आई होप कि आपको 99% समझ में आ गया होगा, बचा सिर्फ 1%, वो मैं आपको दिला दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए कैसे, किसी एक अणु में, एक अणु ले लीजिए, कोई भी अणु, ठीक है, किसी का भी अणु हो, तो एक अणु में कितने परमाणु प्रेजेंट हैं, कितने परमाणु उपस्थित हैं, यानी कि एक अणु में कितने परमाणु मिलकर बना रहे हैं, यानी कि एक अणु को कितने परमाणुओं ने मिलकर बनाया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परमाणुकता, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए आगे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ढेर सारे समझ में आ जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे एक बना हुआ टेबल छोटा सा, समझिए इसको। बच्चों ये आर्गन है, क्या है? आर्गन। आर्गन एक तत्व है, तो ये जो तत्व आर्गन है, तो ये क्या कितने परमाणु इसमें मिलकर बनाएंगे? क्या आर्गन के अणु बनेंगे या कैसे होगा वो समझिए। बच्चों कह रहे हैं कि ये एक परमाणु है। अब एक परमाणु का मतलब क्या है कि आर्गन में बस एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, यानी कि इनके जो परमाणु होते हैं वो कभी भी 2 या 3 नहीं होते हैं, वो हमेशा सिंगल सिंगल रहते हैं, एक एक रहते हैं, ठीक है। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये निष्क्रिय तत्व हैं। कैसे तत्व हैं? निष्क्रिय तत्व हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका हीलियम है, नियान था, जिनान है, क्रिप्टान है, रेडान है, तो ये सब कैसे होते हैं? ये सब एक परमाणु होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके निष्क्रिय होते हैं, यानी ग्रुप नंबर 18 के, वो सब कैसे होते हैं? एक परमाणु होते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये दोनों कैसे हैं? एक परमाणु हैं, ठीक है। देखिए लिखा है कि निष्क्रिय गैस एक परमाणु अणुओं का निर्माण करती हैं। बच्चों ये सिंगल, यानी कि इनके जो अणु होंगे वो एक ही होंगे, ठीक है। इनके अणु परमाणु एक ही जैसे होंगे, क्योंकि ये तो आपस में क्रिया करेंगे नहीं, इनके परमाणु तो क्रिया करेंगे नहीं, तो सिंगल ही, चाहे अणु का ही चाहे परमाणु का ही है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए ऑक्सीजन, जो क्या देखेंगे? ऑक्सीजन। ये होते हैं द्विपरमाणु होती। कैसे होते हैं? द्विपरमाणु। इसका मतलब ये हमेशा कैसे मिलेंगे आपको?
दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे एक सेकंड, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऐसे मिले रहते हैं आपस में, ठीक है। तो क्या बनाते हैं हमेशा, ये हमेशा बना लेंगे O2। देखिए क्योंकि दो है ना, तो इन परमाणुकता कितनी हो जाएगी, दो। तो बच्चों आप ऑक्सीजन कहीं भी आप 9वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में आप देख लीजिए, 10वीं में, क्योंकि आप किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको कभी भी सिंगल ऑक्सीजन ऐसे नहीं मिलेगा। जब भी कहीं भी रिएक्शन होगा या लिखा होगा तो वो ऐसे लिखा रहेगा O2 के रूप में। क्यों? क्योंकि ये द्विपरमाणुक होते हैं। लेकिन बच्चों यदि आपको मिल जाएगा क्या, नाइट्रोजन, तो ये भी कैसे द्विपरमाणुक होते हैं। लेकिन अगर आपको मिल जाए नियान, क्या मिल जाए, नियान Ne, तो ये कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा आपको Kr मिल जाएगा, Kr क्रिप्टान, तो ये कभी वैसे 2 या 3 या 4 नहीं होगा, ये हमेशा Kr के रूप में रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? ओके, आगे देखिएगा, हाइड्रोजन। बच्चों ये भी द्विपरमाणुक होती हैं, ये कभी भी सिंगल परमाणु में नहीं होती हैं। तो अब जब भी आप देखेंगे तो कहीं भी तो आपको H2 लिखा दिखेगा, ऐसे H2, कहीं भी आपको H बस नहीं दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे फास्फोरस है। तो बच्चों जो फास्फोरस है ये चतुर्परमाणुक है, यानी कि P4 के रूप में रहेगा। कैसे? P4 के रूप में रहेगा। इसके 4 परमाणु क्या करते हैं, आपस में मिलके एक अणु बनाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो 4 है, ये 2 है, ये क्या है, इसका मतलब कि इतने अणुओं ने मिलकर के, सॉरी परमाणुओं ने मिलकर अणु का निर्माण किया है। ठीक है, सल्फर है। तो बच्चों सल्फर क्या बहुपरमाणुक होता है, ठीक है, यानी कि अधिकतम 8 होते हैं इसमें। ठीक है, तो कह रहा है कि जो सल्फर है ये बहुपरमाणुक है, कम भी होते हैं ज़्यादा भी हो जाते हैं, 8 भी पहुंच जाते हैं कभी पे, S8। ठीक है, ऐसे लिखा रहता है, S8 लिखा रहेगा। ठीक है, आगे आपका है ओजोन। बच्चों ओजोन भी मैंने ऊपर आपको बताया था ना, ओजोन कैसे होते हैं, ये त्रिपरमाणुक होते हैं, 3, यानी कि 3 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं। अगर 2 ऑक्सीजन परमाणु मिले तो आपका ऑक्सीजन गैस बन जाएगा, लेकिन अगर 3 मिल गए तो ओजोन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आएगा पक्का। चलिए आगे देखिए बच्चों, अब लोग पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र। बच्चों अभी रासायनिक सूत्र क्या होता है, ध्यान समझिए। किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे बनता है उसको सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, पहले परिभाषा लिखिए फिर एक्सप्लेन। किसी यौगिक का, किसका, यौगिक का, किसी तत्व का रासायनिक सूत्र नहीं होता है। सूत्र किसका होता है, रासायनिक सूत्र यौगिक का। ठीक है, और यौगिक क्या होता है, मैंने बता दिया कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे तब क्या बनेगा, यौगिक। का रासायनिक सूत्र उसके संघटक, संघटक का मतलब जो उसमें जो जो भाग लिए हैं, का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, यानी कि उसके सभी संगठनों को उसके प्रतीक के रूप में निरूपित कर देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र। अब इसकी विशेषता समझ लीजिए, फिर एग्जाम्पल देखिएगा। रासायनिक सूत्र की विशेषता, डाली हेडिंग, रासायनिक सूत्र की विशेषता, समझिए इसको। अब लिखिए इसमें पहला कि रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकताएं या आवेश बराबर होने चाहिए। अब इसके सूत्र के हम लोग कैसे बनाएंगे कि इनका जो आवेश होता है, आवेश बराबर होना चाहिए या संयोजकता बराबर होनी चाहिए। अगर एक एक संयोजकता वाले मिले हैं तभी बनेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अगला देखिए, धातु एवं अधातु के यौगिकों की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है तथा धातु को उसके बाद। यदि कभी ऐसा हो जाता है कि धातु और अधातु मिल जाते हैं, ठीक है, तो कैसे होगा कि धातु को हम लोग पहले लिखेंगे और अधातु को बाद में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए। उदाहरण में कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि जो कैल्शियम है ये धातु है और जो ऑक्सीजन है ये क्या है, अधातु है। जो सोडियम है ये क्या है, धातु है, और जो क्लोरीन है ये अधातु है। Cu कॉपर आपकी धातु है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से धातुओं को पहले लिखा गया और धातुओं को बाद में। ठीक है बच्चों, इसमें एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि बहुपरमाणुविक, बच्चों बहुपरमाणुविक मतलब जिसमें 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, तो बहुपरमाणुविक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में, यानी कि जब कभी ऐसा जाता है कि बहुपरमाणु यानी कि ढेर सारे परमाणु मिलकर सूत्र बनाते हैं, तब क्या होगा कि इस आयन को, जो आयन होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है, जो आयन होते हैं। ठीक है, बहुपरमाणुविक आयन,
जो देखिए आयन का निर्माण कैसे होता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं आपस में तो आयन का निर्माण होता है। ठीक है, देखिएगा कैसे। फिर संयोजकता अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे लगाते हैं। समझिए इसको ध्यान से। आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं उदाहरण में। बच्चों देखिए कैल्शियम है, ये कैल्शियम क्या है, एक तत्व है। क्या है, तत्व है। ठीक है, और जो ये OH है ये क्या है, ये एक आयन है। OH क्या है, एक आयन है। तो ये आयन को हम लोग कहाँ रखे हैं, ब्रैकेट में। ठीक है, एक सेकंड ना, थोड़ा मैं ऊपर ले रहा हूँ फिर देखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान समझिए। ये देखिए ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये एक क्या है, यौगिक है, लेकिन ये बहुपरमाणु यौगिक है। इसमें 3 परमाणु है। देखिए एक तो कैल्शियम के परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणु हैं और हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो जो ये OH है ये आपका आयन है। क्या है, आयन है। तो आयन को कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में। और ब्रैकेट में लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर किस संयोजकता लिखेंगे। तो ध्यान समझिए, एक सेकेंड ना, इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए इरेज हो गया। तो अब देखिए, देखो ये OH है ना, एक ही संयोजकता एक होती है। कितनी, एक। तो एक हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो एक तो लिखा नहीं जाता, लेकिन CO की CA की कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अब ये कैसे लिखा जा रहा है इसके नीचे, तभी आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, अभी परेशान मत होइए। आगे देखिए, ये NH4 है बच्चों, ये इसका नाम होता है अमोनियम। क्या होता है, अमोनियम। इसका हाइड्रोक्साइड होता है, इसका अमोनियम होता है। क्योंकि अमोनियम एक आयन है। ठीक है, इस पर जो माइनस आयन होता है, कैसा माइनस आयन होता है, इस पर माइनस आयन होता है, इस पर प्लस आयन धन आयन होता है। इस पर ऋणायन होता है, इस पर धनायन होता है। ठीक है बच्चों, कितना धनायन होता है, इस पर एक धनायन होता है। कितना, एक। और इस पर क्या होता है, ऋणायन होता है। तो बच्चों देखिए, इसकी संयोजकता यहाँ लिखा गया है, उसकी संयोजकता यहाँ, और एक लिखा नहीं जाता। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए बच्चों अब डालिए हेडिंग। हेडिंग क्या डालेंगे, आणविक द्रव्यमान। क्या डालेंगे बच्चों, आणविक द्रव्यमान। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था परमाणविक द्रव्यमान पार्ट 2 में, उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में आणविक द्रव्यमान। ठीक है, डालिए हेडिंग। चलिए लिखिए इसमें, किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के योग या जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। बच्चों ध्यान समझिएगा कि आणविक द्रव्यमान किसको कहते हैं। सबसे पहले कि अणु बनता कैसे है, समझ लिया आप लोगों ने कि ढेर सारे क्या होंगे, परमाणु मिलेंगे। तो आणविक द्रव्यमान का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उन्हीं सारे परमाणुओं का द्रव्यमान को हम लोग योग कर लेंगे, तो बन जाएगा आणविक द्रव्यमान। तो वही कह रहा है कि किसी एक अणु में उपस्थित, यानी कि एक अणु को बनाने के लिए जितने परमाणु भाग ले रहे हैं, परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़, उनको जोड़ लीजिए, उनका द्रव्यमान जोड़ लीजिए। क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान। समझ में आ गया बच्चों कि एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों कि परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान की भांति परमाणु की द्रव्यमान इकाई होती है। जैसे उसका यूनिट था, उसका वही सेम यूनिट इसका भी होगा। ठीक है, इसको भी यू में नापेंगे, यानी कि यूनिफाइड मास में, और उसको भी यू उसी में, या AMU, या उसको भी AMU में। ठीक है बच्चों, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए बच्चों। देखिए ये क्या है, उदाहरण किसका, H2O लिया गया। किसका उदाहरण लिया है, H2O का। तो जिसमें कितने हाइड्रोजन के एक अणु है और ऑक्सीजन का क्या है, परमाणु है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें टोटल परमाणु कितने हैं, तो 3 परमाणु हैं। कितने परमाणु बच्चों, 3। 2 परमाणु किसके हैं आपके, हाइड्रोजन के, और 1 परमाणु किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, तो लिखा गया है 2, लिखा गया है ना। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको ना पार्ट 2 में, याद है आपको कि हाइड्रोजन के एक परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। 1 यूनिट हम लोग कह सकते हैं, 1 यू कह सकते हैं। तो देखिए 1 हो गया, तो अब दोनों का क्या, अगर गुणा कर दीजिए तो निकल जाएगा हाइड्रोजन का, तो 2 कम 2, कितना हो गया, 2। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो जिस प्रकार हम लोग निकाले थे हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का, उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे तो कितने परमाणु हैं यहाँ पे, देखिए पहले 1 है ना, तो 1 लिख लीजिए। ठीक है, जोड़ना है ना बच्चों, देखिए प्लस लगा है ना, प्लस लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसका कितने परमाणु हैं, 1। और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। कितना था बच्चों, 16। तो 16 कम
16। तो कितना हो जाएगा टोटल बताइए? 16 इसका और 2 इसका, कितना हो गया? 18। लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि H2O का द्रव्यमान कितना होगा? कि 2 एकम 2 हाइड्रोजन का और 16 एकम 16 ऑक्सीजन का, तो 16 2 18 यूनिट। ठीक है, जहाँ H का कितना होता है 1 और O का कितना होता है 16। ठीक है बच्चों, तो H कितना था 2 था, तो इसका 2 हो जाएगा और इस 1 था, तो 16 2 18। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? गुड। चलिए आगे देखिए बच्चों, अगली हेडिंग डालिएगा सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें परिभाषा लिखिए पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लिखिए, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसमें सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लिए। चलिए आगे समझिए क्या कह रहा है ये, ध्यान से इसको देखिए कि सूत्र द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान में ऊपर पढ़ाया है और सूत्र द्रव्यमान अभी में केवल यही अंतर है कि जहां हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संगठन आयन होते हैं। अब ध्यान समझिए कि जिसमें आयन होते हैं, क्या होते हैं? आयन। ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं। किसमें? जिसमें क्या होते हैं? आयन होते हैं। ठीक है, आयन का मतलब होता है इसमें प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, NaCl। अब ये NaCl है, तो देखिए इसमें आयन होते हैं। जो आपका ये Na होता है ये प्लस चार्ज पे होता है। कैसा होता है? प्लस चार्ज होता है। और जो Cl होता है इस पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? इसका सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, दोनों चाहे आप सूत्र द्रव्यमान निकालिए या आणविक द्रव्यमान निकालिए, उतना ही आएगा। ठीक है, बस कहने का फर्क है। समझ रहे हैं आप लोग ना? बस कहने का फर्क है, लेकिन आएगा उतना ही। फर्क क्या है कि जिसमें आयन होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? सूत्र द्रव्यमान, और जिसमें आयन नहीं होंगे उसको हम क्या कहेंगे? आणविक द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा। अब इसका निकाल लीजिए। जो Na है सोडियम, तो मैंने इसका बताया था आपको कितना होता है, वो जो टेबल आपको याद करवाया था ना। तो सबसे पहले अगर नहीं याद है तो आप ये बताइए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो आप बताएंगे 11 होता है। तो मैं कहूँगा थोड़ा बढ़ा दीजिए, उसका दोगुना कर दीजिए, दोगुना कर दीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। तो 11 दूना 22, 22 1 23, इसका होता है 23। देखिए एक अणु है ना सोडियम का, कितने परमाणु है? एक परमाणु है, और एक परमाणु का कितना होता है? 23। तो 23 एकम 23। जो Cl का लिया था मैंने, परमाणु क्रमांक होता है 17, इसका दोगुना कर दिए 34, उससे थोड़ा और बढ़ा दीजिए तो 35.5। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 58.5 U मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब अगले हेडिंग डालिएगा। ठीक है, अब जो ध्यान से, इसे बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये आपको हमेशा के लिए काम आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो आपको रटना पड़ जाएगा, हर एक योगी का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ जाएगा। लेकिन यदि आप सीख जा रहे हैं तो एक बार सीख लीजिए, आप फिर कितने लाखों करोड़ों भी आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, नियम लिखिएगा। इसमें पहला हेडिंग डालिए आप कि रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। हेडिंग क्या डालेंगे? रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, इसमें पहला पॉइंट करके लिखिएगा। अब चाहे पॉइंट करके लिखिए, 1 2 करके, या ABCD करके, या मार्क करके, या स्टार लगा के, अब जैसे चाहे वैसे लिख लीजिए। अगर आप स्टार लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लिखिए पहला इसमें कि सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। जो भी तत्व हैं, जो भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट उसमें भाग लेने वाले हैं, चाहे 2 4 6 8 10 कुछ भी हो, उन सबका क्या लिखेंगे? चिन्ह लिखेंगे। चिन्ह मतलब सिंबल, और सिंबल सबका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने भी उस साइड में कुछ बताया था, कुछ आप अपने से देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने का। ठीक है, चलिए दूसरा लिखिएगा पॉइंट कि अब इन चिन्हों के नीचे उनकी संयोजकताओं को लिखिए। जैसे आप चिन्ह लिख लेंगे तो उनकी संयोजकता लिखनी होगी। ठीक है बच्चों, अब संयोजकता कैसे निकालेंगे वो मैं अभी इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ।
ठीक है। तो बस अभी नियम लिख लिए हम लोग कि पहले हम क्या करेंगे, सभी के सिंबल्स लिखेंगे। दूसरा कि उन सिंबल्स के नीचे उनकी संयोजकता यानी कि बैलेंस लिखेंगे। बच्चों संयोजकता क्या होती है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि किसी भी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, किसी भी तत्व के अंतिम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता। चलिए आगे देखिए तीसरा पॉइंट कि अब संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करें। अब क्या करना है कि जो भी लिखे रहेंगे आप, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको क्रॉस करना है, ठीक है, ऐसे इसका यहाँ, इसका यहाँ, डमरू तो बन गया, ये तो डमरू बन गया कोई बात नहीं। तो ऐसे तो आपको क्रॉस करना है, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट में कि परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है। देखिए इसकी संयोजकता मान लीजिए यहाँ पे थी, तो इसकी संयोजकता कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे। देखिए ये यहाँ से कहाँ गया, यहाँ, ये ग्रहण कर लिया। और जो दूसरे वाला देखिए, तथा दूसरा परमाणु पहले वाले परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है, तो ये इसकी ग्रहण कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए आप लोग, एक सेकेंड बस ना, जैसे मान लीजिए कि आपका ये ए है, एक सेकेंड, ये ए है और ये बी है, ठीक है बच्चों। तो इसकी मान लीजिए 2 है, इसकी 3 है, क्या संयोजकता। मान लीजिए ये 2 तत्व हैं, इनके प्रतीक लिख दिए ए और बी, इनकी संयोजकता इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो करेंगे क्या, आप क्रॉस करेंगे, क्रॉस कर दिए। अब तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ए की जगह कितना लिखेंगे, 3, तो ए और 3, और ये बी है, तो क्या लिख देंगे, 2। समझ में बच्चों को कैसे करना है ना, इतना समझ में आ गया। आगे देखिएगा कि संयोजकता को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। ये हो गया रासायनिक सूत्र, मुबारक हो आपको, क्या आ गया, रासायनिक सूत्र बनाना। तब मैं आपको एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, रियल का एग्जांपल लेकर के। ये तो नकली वाला एग्जांपल था। देखिए जैसे बच्चों अगर हम बात करते हैं कि Na और Cl 2 लेते हैं, एक Na लेते हैं, एक Cl लेते हैं, तो जो देखिए Na की संयोजकता होती है 1, कितनी होती है, 1, और Cl की भी 1 होती है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, पे क्रॉस करेंगे ऐसे। अब लिखिए Na1 Cl1। तो बच्चों आप एक बात याद रखिएगा कि अगर कहीं 1 आता है तो 1 को नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे Na1 हट जाएगा, क्या बचेगा आपका Cl, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। ओके चलिए अब नियम नंबर 2 लिखिए। ये पहला नियम था, ठीक है। अब दूसरा नियम देखिए, क्या कह रहा है कि जब संयोजकता 1 होती है तो अधोलिखित नहीं होता। वही तो मैंने समझा दिया आपको, पहले भी समझा दिया कि अगर संयोजकता 1 हो तो उसको लिखना नहीं है, ठीक है। नियम नंबर 3 देखिए बच्चों कि जब परमाणु आयन अधिक संख्या में होते हैं, यानी जब परमाणु आयन अधिक संख्या में होते हैं तो उस परमाणु आयन को कोष्टक में लिखकर प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि जब आयन के रूप में आते हैं तो कौन कोष्टक में लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो OH है ये एक आयन के रूप में पाया जाता है ऐसे, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे कोष्टक में लिख देंगे, बस हो गया। उसी तरीके से NH4 जो होता है आपका, ये प्लस चार्ज होता है, तो इसको भी कैसे लिखेंगे, इसको भी कोष्टक में लिख देंगे, ठीक है। वही कह रहा है, ये तीसरा नियम है। तो पहला नियम हो गया, दूसरा भी होगा और तीसरा भी होगा, ताकि बहु परमाणु आयन अधोलिखित अंक के साथ न मिल जाए। अब देखिए अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चों, समझिए इसको ध्यान से। मान लीजिए ऐसे लिखा है OH, ठीक है बच्चों, तो ये एक आयन है। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग OH और ब्रैकेट लगाए रहेंगे तो यहाँ पे ऐसे 2 लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे O भी 2 है और H भी 2 है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझना शुरू करिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, नाम बताते चल रहा हूँ। बच्चे ये H है, हाइड्रोजन, संयोजकता कितनी है, 1, या सल्फर है, संयोजकता है 2, समझ में आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, देखिए इसका इधर और इसका इधर,
तो क्या बन जाएगा बताइए, H2S1। देखिए H2S1, H2S1, और आपको पता है कि 1 तो लिखेंगे नहीं, तो क्या बन जाएगा H2S, H2S। बच्चों इसका नाम होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। देखिए ये वाला देखिए बच्चों, ये C है, कार्बन। कार्बन की संयोजकता होती है 4, कितनी, 4। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, कितनी होती है, 2। ठीक है, तो कैसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस कर दिए, लिखेंगे कैसे, C2O4, C2O4। या अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसको हम लोग आसान कर सकते हैं। देखिए कट जाएगा ना, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो क्या बन जाएगा C1O2 ना, क्या बन जाएगा C1O2। देखिए क्या हो जाएगा C1O2, तो 1 तो लिखना नहीं है, तो क्या हो जाएगा CO2। इसका नाम होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन है, इसका 1 होता है। ये क्लोरीन है, इसका भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 को लिखना ही नहीं है हमको। तो क्या हो जाएगा C1H1 लिखिए या HCl, तो HCl लिखना है, C1H1 नहीं। क्यों, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है, नियम नंबर 2। ठीक है, चलिए इसका नाम होता है बच्चों हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको इसको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक नियम बता रहा हूँ उसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, नियम नंबर 1 याद करिए कि पहला काम क्या करना था कि सभी तत्व के प्रतीक लिखना है, प्रतीक लिख लिए। ठीक है, और उसी में नियम नंबर 1 में दूसरा पॉइंट देखिए कि उनकी संयोजकता नीचे लिखनी है, लिख दिए। ठीक है, और नियम नंबर 1 में तीसरा पॉइंट देखिए कि क्रॉस करना है, क्या करना है, क्रॉस करना है, कर दिए, हो गया। अब उसी में क्या एकदम लास्ट पॉइंट में था कि इनको लिखना है, तो लिख दीजिए C1Cl4, C1Cl4। ठीक है, ये नियम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और नियम नंबर 2 बच्चों क्या कह रहा था कि 1 को नहीं लिखना है, 1 को नहीं लिखना है, तो 1 को छोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा CCl4, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बच्चों ये टेट्रा कहाँ से आ गया, कार्बन तो ठीक है, कार्बन हो जाएगा, क्लोरीन को क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये टेट्रा का मतलब क्या है बच्चों, बच्चों टेट्रा मतलब होता है 4, केमिस्ट्री में होता है टेट्रा मतलब 4। ठीक है, टेट्रा मतलब क्या हो जाएगा, 4। ठीक है ना बच्चों, चलिए बाकी आगे मैं आपको सिखा दूंगा। अभी यहाँ पे फिर समझे कि टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। चलिए अब आगे मैं आपको पूरा समझा ही दे रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ आपको ना। देखिए समझ लीजिए यहाँ पे बच्चों कि 1 को क्या कहते हैं, 1 को कहते हैं मोनो, 2 को, अच्छा एक सेकेंड, 2 को कहते हैं डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा। ठीक बच्चों, तो आप लोग 7 तक याद कर लीजिए। उसके आगे मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगर आपका केमिस्ट्री में थोड़ा भी कमज़ोर है ना, अगर मन नहीं लग रहा पढ़ने में, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर बहुत मन लगेगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए देखिए आगे, तो आप इसको कर लीजिएगा 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो बच्चों कर लेंगे इसको ना, क्योंकि ये बहुत आसान है, जैसे मैंने ऊपर बताया है ये सेम वैसे ही हैं। तो आप इसको कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी तरीके से। ये आपका Mg है, ये Cl, ये Al, O, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सोडियम, ये बच्चों नाइट्रेट है, इसका नाम क्या है, नाइट्रेट। सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डालिए। हेडिंग करेंगे बच्चों आयन, क्या डालें हेडिंग, आयन। ठीक है बच्चों, आयन को इंग्लिश में भी आयन ही कहते हैं। ठीक है, क्या चार्ज कह सकते हैं आप। तो देखिए क्या कर रहा है कि आयन एक परमाणु या बहुपरमाणु परमाणुओं का समूह होता है, या तो क्या सिंगल परमाणु होंगे या तो ढेर सारे परमाणु क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, जिस पर कुछ आवेश
कुछ चार्ज या धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, अवश्य उपस्थित होते हैं। अगर उन पे कोई चार्ज, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, अगर उन पे होगा तभी हम लोग क्या कहेंगे, वो आयन है। ठीक है बच्चों, अन्यथा उसको आयन हम लोग नहीं कह सकते। चलिए देखिए बच्चों, धनावेशित आयन देखिए पहले। इसमें आयन दो प्रकार के, एक ऋणावेशित यानी कि निगेटिव चार्ज, एक धनावेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखिए कि धनावेशित आयन में कौन कौन से आते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। बच्चों यहाँ पे देख के क्या पता चल रहा है आपको, ये सब क्या हैं, तत्व तो है ही, इन तत्व का नाम क्या है, ये सब धातु हैं। और एक बात आप याद कर लीजिए कि जो धातुएं होती हैं वो हमेशा धनायन बनाती हैं। क्या करती हैं, धनायन बनाती हैं। तो अगर किसी पे प्लस चार्ज है तो समझ लीजिए वो क्या है, वो धातु है, वो मेटल है। ठीक है, और जो अधातुएं होती हैं वो नेगेटिव चार्ज बनाती हैं, यानी कि उनमें ऋणावेशित आवेश होता है। एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन -1 चार्ज है, सल्फर -2 चार्ज है, OH -1 चार्ज है, और SO4 इस पर क्या है, -2 चार्ज है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो अधातु है वो भी है, और लेकिन जो कुछ अणु हैं, बहुपरमाणु अणु, उसमें भी क्या है, माइनस चार्ज। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आयन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एक है आपका एक परमाणु का आयन, एक है क्या है, बहुपरमाणु का आयन। एक परमाणु का आयन किसको कहेंगे, जिस पे सिंगल एलिमेंट होगा, सॉरी सिंगल एटम होगा, वो एक परमाणु हो जाएगा। तो आवेशित परमाणु के कण, मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, देख समझिए इसको। आवेशित परमाणु के कण, बच्चों ये Mg है, मैग्नीशियम, इस पर हमेशा +2 चार्ज होता है। सोडियम सिंगल चार्ज होता है। क्लोरीन इस पर भी सिंगल माइनस चार्ज होता है। एल्युमिनियम इस पर +3 चार्ज होता है। तो ये कैसे हैं, ये एक परमाणु का आयन है। कहते हैं एक परमाणु का, देखिए इसमें केवल किसके परमाणु हैं, मैग्नीशियम का एक परमाणु है, सोडियम का एक परमाणु है, क्लोरीन का एक परमाणु है, एल्युमिनियम का एक परमाणु है। तो समझ गए आप। अब ये क्या है बच्चों, बहुपरमाणु आवेशित परमाणुओं का समूह। ठीक है, देखिए कैसे, NH4 बच्चों, इसमें के दो परमाणु हैं, सॉरी इस पर 4 एक 5 परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं और नाइट्रोजन के 1, तो इसका ये क्या हो जाएगी, बहुपरमाणु हो जाएगा ना। इसका नाम है बच्चों अमोनियम, अमोनियम आयन। तो ये CO2 है, ये भी बहुपरमाणु है, इसका नाम हो जाएगा बच्चों कार्बोनेट आयन। क्या हो जाएगा, कार्बोनेट आयन। SO2 है, सॉरी SO4, इसका क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन। OH हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है बच्चों, चलिए समझ गए, ओके। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अब ये कैसे बनेगा, ध्यान देखिएगा कि आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र या यौगिक आयन, सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट देखिए कैसे बनेगा, सोडियम और कार्बोनेट से, सोडियम और कार्बोनेट से। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ये क्या है आपका Na, ये क्या है CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे सोडियम का +1, कार्बोनेट का -2, क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस। बच्चों लिखते समय आपको प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सोडियम के नीचे कितना लिखेंगे, 2 लिख दिए, और CO3 नीचे कितना लिखेंगे, 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। चलिए बच्चों इसको देखिए, ये एल्युमिनियम सल्फेट आपको एग्जाम में आएगा इस तरीके से बनाने के लिए। ठीक है, नाम दिया रहेगा, आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला तो सूत्र। तो ये एल्युमिनियम बच्चों, तो संयोजकता कितनी होती है, +3। सल्फेट है, अभी मैंने ऊपर बताया है, इस पर -2 चार्ज होता है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि क्रॉस करेंगे, कर दिए क्रॉस। अब ये Al है, नीचे कितना लिखेंगे, 2 तो लिख दिए। ये SO4 है, कितना लिखेंगे, 3। तो अब देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे इसको, Al2 तो हो गया, और SO4 ये हो गया SO4। अब ये जो 3 है इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, नहीं ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे,
ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर 3 लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ब्रैकेट कहाँ लिखा गया है, बाहर, ठीक है। उसी तरीके बच्चों आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, देखिए कैल्शियम और OH हाइड्रोक्साइड +2 -1 क्रॉस कर दीजिए, हो गया। इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे क्या हो जाएगा, Ca, एक तो लिखेंगे नहीं, OH के नीचे कितना लिखेंगे, 2, तो OH दोनों के नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे SO4 के नीचे लिखा गया था उसी तरीके से OH के नीचे लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, अमोनियम सल्फेट, क्या है ये, अमोनियम सल्फेट। बच्चों अगर थोड़ा कम समझ में अगर आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा, या तो वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ से ये टॉपिक शुरू हुआ है केमिकल फार्मूला, अब उसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं भी अगर समझ में आया तो कोई बात नहीं, अपने लोग कैसे आंसर करेंगे वहाँ समझ में आ जाएगा, पर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ये अमोनियम है बच्चों, ये भी एक आयन है, और SO4 ये भी एक आयन है, दोनों क्या है, दोनों आयन हैं, ठीक है। एक धनात्मक आयन है, एक ऋणात्मक आयन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, क्रॉस नियमाद है ना, नियम नंबर 1 की प्रतीक लिखेंगे, नियम नंबर 1 का दूसरा पॉइंट क्रॉस करेंगे, उसी में तीसरा उसको लिखेंगे, नियम नंबर 2 1 को छोड़ देंगे, देखिए तो कर दिए। और नियम नंबर 3 याद है ना बच्चों, नियम नंबर 3, उसमें क्या था कि जो आयन है, बहुपरमाणु आयन है, उनको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, बहुपरमाणु आयन है ना, तो कहाँ लिखा है, ब्रैकेट में, ठीक है बच्चों। और यहाँ क्या है, ये भी बहुपरमाणु आयन है, तो इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा गया। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये भी तो है बहुपरमाणु आयन, तो इसको ब्रैकेट में काहे नहीं लिखे। बच्चों ब्रैकेट में जरूर लिखते हैं, लेकिन कब, जब यहाँ पे एक के अलावा कुछ और होता तब। क्यों, क्योंकि एक तो छूट जाएगा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पे एक के अलावा कुछ और आता तो हम लोग इसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए ई वाला, इसमें क्या करा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या करा बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए बच्चों Mg की संयोजकता होती है 2 यानी +2, ठीक है बच्चों, बना +2। जो OH होती है इसकी होती है -1, कितना, -1। इसका क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, कर दिए। तो Mg के नीचे कितना जाएगा बच्चों, देखिए Mg के नीचे जाएगा 1 और OH के नीचे 2। देखिए Mg की 1 तो 1 तो लिखेंगे नहीं, और OH पे कितना हो जाएगा, 2, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया, ओके। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलर द्रव्यमान और मोल संकल्पना के बारे में, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।